आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑस्मोसिस और आइदर यू कैन से ऑस्मोटिक प्रेशर। जो भी प्रेशर हम अप्लाई करते हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है, बट जो फिनोमिना है वो ऑस्मोसिस का करूंगा। होता क्या है, आपके पास दो कंपार्टमेंट होते हैं। आपके पास दो कंपार्टमेंट होते हैं। दिस इज द सॉल्वेंट कंपार्टमेंट, दिस इज द सॉल्यूशन कंपार्टमेंट। ये बीच में क्या है, एसपीएम। व्हाट इज एसपीएम? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो आप लोग ध्यान से देखिए, आपके पास दो कंपार्टमेंट है, वन इज सॉल्वेंट कंपार्टमेंट एंड वन इज सोल्यूशन कंपार्टमेंट। और होता क्या है, सेमी परमिएबल ही क्यों लिया भाई? कुछ को तो परमिट करे, सबको परमिट ना करे, कुछ को परमिट करे, सबको परमिट ना करे, कि सबको अलाउ नहीं करेगा, कुछ को अलाउ करेगा। तो ये सिर्फ ना सॉल्वेंट को तो अलाउ करता है, ये सॉल्वेंट को अलाउ करता है, बट सल्यूट को अलाउ नहीं करता। ये सॉल्वेंट को तो अलाउ करता है पर सल्यूट को अलाउ नहीं करता। इट अलाउ सॉल्वेंट टू मूव थ्रू इट बट इट डज नॉट अलाउ सल्यूट टू मूव थ्रू इट। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी, कि मैं सबको परमिट नहीं कर रहा, जिसको मैं चाहता हूं उसको अलाउ करूंगा, यानी कि मैं सॉल्वेंट को अलाउ करूंगा, मैं सल्यूट को अलाउ नहीं करूंगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एसपीएम। कोई दिक्कत? अब व्हाट इज ऑस्मोसिस? दो तीन तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। पहला तरीका, फ्लो तो करा दो। मैंने कहा किसका? कहते हैं सॉल्वेंट का। मैंने कहा कहां से? कहते हैं फ्रॉम सॉल्वेंट कंपार्टमेंट टू सॉल्यूशन कंपार्टमेंट, कि सॉल्वेंट के कंपार्टमेंट से सॉल्यूशन के कंपार्टमेंट में सॉल्वेंट का फ्लो होना थ्रू एसपीएम इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। पहला पॉइंट क्लियर? या फिर आप ये बोलते हो फ्लो होना, मैंने कहा किसका? कहते हैं सॉल्वेंट का। मैंने कहा अच्छा कैसे? कहता है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। कल मेरे से किसी ने पूछा था, पहली बात आपको बता दिया जाए कि कंसंट्रेशन सल्यूट के विद रिस्पेक्ट में होती है। आप ये बोलते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, तो कंसंट्रेशन सल्यूट के विद रिस्पेक्ट में होती है। अब आपको पता है कि सॉल्वेंट कंपार्टमेंट से सोल्यूशन में जा रहा है, क्या सॉल्वेंट कंपार्टमेंट में सल्यूट है? यस और नो? नहीं है ना। तो इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन क्या हुई? लो। और क्या इसके अंदर सल्यूट है? हाँ है। तो इसके कंपैरेटिव इसकी कंसंट्रेशन क्या हुई? हाई। तो यही कहा जाता है कि फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई थ्रू एसपीएम। तो सेकेंड डिफाइन ये है। फ्रॉम सॉल्वेंट कंपार्टमेंट टू सोल्यूशन कंपार्टमेंट, फर्स्ट डिफाइन। फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, नेक्स्ट डिफाइन। ठीक है जी, क्लियर है? तो आपकी ये दो डिफाइंस आपके आगे है। थ्रू एसपीएम मेंशन करना बहुत जरूरी है। क्लियर ये वाली बात? बोलो क्लियर। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या करा, ये कोई एग है, ये नॉर्मली पड़ा है। अब नॉर्मली पड़ा तो इसका साइज भी क्या होगा? नॉर्मली, राइट? अब मैंने इसी एग को वाटर में डाल दिया। किस में डाल दिया? वाटर। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर बाहर पानी है, अगर बाहर वाटर है, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या कहलाएगी? बोलो। बाहर पानी है तो इसकी कंसंट्रेशन क्या कहलाएगी? लो। और अंदर वाले की कंपैरेटिव हाई। और बस अब एक बात बता दो, फ्लो कहां से होता है? लो टू हाई, लो टू हाई, लो टू हाई, लो टू हाई। तो ये क्या कर जाएगा? स्वेल। समझ गए कंसेप्ट क्या कहना चाह रही हूं? आपको ये याद रखना है, सॉल्वेंट का तो फ्लो होगा फ्रॉम सॉल्वेंट कंपार्टमेंट टू सोल्यूशन कंपार्टमेंट, और यू कैन से फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, और यू कैन से फ्रॉम सॉल्वेंट कंपार्टमेंट टू सोल्यूशन कंपार्टमेंट। क्लियर? क्लियर है ये? नेक्स्ट देखो, अब यही एग है, अब मैंने NaCl के सोल्यूशन में रखा है, NaCl सल्यूट होता है, तो इसका मतलब बाहर सल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है? हाई। बेटा जी अंदर क्या है? लो। बाहर क्या है? हाई। अंदर क्या है? लो। तो ऑब्वियसली बात है, लो टू हाई जाता है, लो टू हाई, 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 क्या कर जाएगा? श्रिंक। आपको पता है कि जैसे विंटर्स चल रही है, लोगों को ना ठंड के मारे पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, और उनको ये कहा जाता है
कि ना अपने पैर को नमक के पानी में रखो। नमक के पानी में क्यों रखो? क्योंकि वो बाहर क्या हो जाएगा? हाई, अंदर क्या हो जाएगा? लो, लो टू हाई वो श्रिंक हो जाएगा, स्वेलिंग घट गई। यही है। देखो मैंने क्या बोला, जिनको सर्दियों में पैरों में या हाथों में स्वेलिंग हो जाती है उनको डॉक्टर ये एडवाइस करता है कि नमक के पानी में अपने हाथ पैरों को रखो। तो वो क्या होता है उससे, मान लो मेरे हाथों में स्वेलिंग है, राइट, तो मेरे हाथों में स्वेलिंग है, मैंने इसको नमक के पानी में रखा, नमक के पानी की कंसंट्रेशन क्या होगी? हाई। मेरे हाथों के अंदर क्या होगी? लो। तो लो से हाई फ्लो करता है, तो मेरे यहां से वाटर बाहर निकलेगा, वाटर बाहर निकलेगा तो मेरे हैंड्स क्या हो जाएंगे? श्रिंक। श्रिंक हो गए तो इसका मतलब वो स्वेलिंग घटेगी। क्लियर और नॉट? तो दैट इज ऑल ड्यू टू ओस्मोसिस। अभी वाली स्लाइड में मैं सिर्फ आपको दो बातें समझा के बैठी हुई हूं, अगर किसी को कोई डाउट हो तो अभी भी पूछ लो। फ्लो होगा, सॉल्वेंट का होगा, फ्रॉम सॉल्वेंट कंपार्टमेंट टू सोल्यूशन कंपार्टमेंट। फ्लो होगा, सॉल्वेंट का ही होगा, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम। बस यही समझाया। ओके, अब यहां वाली स्लाइड में मैंने आपको क्या समझाना है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है ये समझाना है, और इसकी डिफाइन भी आ सकती है। तो देखिएगा, वही दो फिनोमिना जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि आपके पास फिर से दो कंपार्टमेंट है, ये कंपार्टमेंट कौन सा? सॉल्वेंट कंपार्टमेंट। यहां पे मैंने प्रेशर अप्लाई कर रखा है। ये मेरा कंपार्टमेंट कौन सा? सोल्यूशन कंपार्टमेंट। और ये क्या है आपकी? एसपीएम, जो सिर्फ किसको अलाउ करती है? सॉल्वेंट को। ठीक है, ये जो मेरा डोर है ना, इसको एसपीएम मान लो। क्या मान लो? एसपीएम। ये मेरा यहां पर जो बैठे हम लोग सोल्यूशन है और वो वाले सॉल्वेंट है, हम लोगों में मिक्स है ना अब हम सब, तो हम लोग क्या हो गए? सोल्यूशन। बाहर वाले क्या हो गए हमारे? सॉल्वेंट। मान गए? ये एसपीएम है। अब सॉल्वेंट को अंदर आना है, राइट, सॉल्वेंट को क्या आना है? अंदर। समझना मेरी बात को। अब क्या हुआ? सॉल्वेंट अंदर आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, सॉल्वेंट अंदर आए जा रहा है, और इस फिनोमिना को आप लोग क्या कहते हो? ओस्मोसिस। कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्वेंट कंपार्टमेंट टू सॉल्यूशन कंपार्टमेंट इज नोन एज ओस्मोसिस। सबको पता है ये बात? अब ये लोग आ रहे हैं, मैं नहीं चाहती ये लोग आए, ये लोग आ रहे हैं, मैं नहीं चाहती ये लोग आए, इनका धक्का ज्यादा तेज था, ऐसे हो गया, तो क्या वो आएंगे या नहीं आएंगे? अगर मेरा प्रेशर कम है रोकने वाला, मैं यहां से जो प्रेशर लगा रही हूं रोकने वाला कम है, मेरा अप्लाइड प्रेशर, अगर मेरा अप्लाइड प्रेशर कम है, लेस है, तो तुम बताओ वो लोग आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। तो क्या करोगे वो लोग आगे? तो ओस्मोसिस। सुन, मैंने तो दम लगा के ऐसे कर दिया, अब आओ, लगा दिया बहुत जबरदस्त। अब एक बात बताओ, क्या वो लोग अब आ पाएंगे? अगर मेरा अप्लाइड प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है, अगर मेरा अप्लाइड प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है, तो वो लोग अंदर एंट्री कर पाएंगे? नहीं। तो इस केस में ना तो तेरा ऑस्मोसिस होता, ना तेरा रिवर्स ऑस्मोसिस होता, कुछ नहीं होगा, फ्लो ही नहीं होगा। सीधी बात बोलो तो फ्लो नहीं होगा। तो व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? इट इज द प्रेशर विच आई हैव अप्लाइड ऑन विच साइड? सोल्यूशन साइड, विच आई हैव अप्लाइड ऑन, अपनी वाली साइड लगाया ना हमने ताकि वो लोग ना आए। It is the minimum pressure which is applied on solution side to prevent the solvent to come. To prevent the solvent to come. That is called OP. कि वो लोग यहां एंट्री ना कर पाए, उतना कितना प्रेशर लगाया जाए कि उनके फ्लो को रोका जाए, वही आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है। क्लियर? अब खुदा ना खास्ता मैंने जो प्रेशर अप्लाई करा ना, जोश में आके ज्यादा कर दिया, तो होगा क्या? यहां के सॉल्वेंट उल्टे मूव करने लग जाएंगे। क्यों? मैं वहां जाके गिरूंगी ना, ऑब्वियस बात है। अगर मैंने प्रेशर अप्लाई ज्यादा कर दिया तो मेरा फ्लो कैसा होगा? अभी तो वो वहां से लगा रहे हैं, मेरा फ्लो कैसा होगा कि मैं वहां जाके गिर गई। अगर ये अप्लाइड प्रेशर ज्यादा हो गया, अगर ये अप्लाइड प्रेशर ज्यादा हो गया आपके ओपी से, तो पता है क्या होगा? सॉल्वेंट तो मूव करेगा, क्योंकि ये अलाउ तो सिर्फ सॉल्वेंट को करता है, सॉल्वेंट तो मूव करेगा, बट फ्रॉम, बता दो, फ्रॉम सोल्यूशन साइड टू, तो ये डिफाइन क्या मेरी ओस्मोसिस की डिफाइन से उल्टी नहीं है? उल्टी हो गई। तो आप इसको क्या बोल दोगे? दिस इज माय रिवर्स ऑस्मोसिस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये बात आपको पता होनी चाहिए। हाँ जी, अभी
जेई की सीरीज देख रही थी मैं, पिछले साल जो उनके क्वेश्चंस पुट अप हुए थे उस सीरीज में, जो भी पिछले साल उन्होंने पूछा है ना जेई में, मैं वो देख रही थी। उन्होंने ये पूछ लिया था कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर को स्टडी करने के लिए एक्सपेरिमेंटेशन प्रोसेस हुआ था, उस एक्सपेरिमेंटेशन प्रोसेस में कौन सा मेथड अडॉप्ट किया था? बार्कले हैटली मेथड। यू मस्ट नो कि जब हमने ये स्टडी करी थी ना कि तूने 2 कंपार्टमेंट लिए, सॉल्वेंट लिया, सोल्यूशन लिया या प्रेशर लगा रही है, तो इसकी स्टडी के एक्सपेरिमेंटल मेथड का नाम है बार्कले हैटली मेथड। तो मैंने कहा कई बार उसने पूछ लिया कि बुक में तुम्हारे भी मेंशन्ड है नाम, क्या पता सीबीएसई भी एमसीक्यू में डाल दे, तो यू मस्ट नो इस मेथड का नाम क्या है जिसमें हम ऑस्मोसिस की स्टडी करते हैं? बार्कले हैटली मेथड। ठीक है, याद रह जाएगा। वैसे सुन लिया तो तुम्हारे वैसे ही क्लिक कर जाएगा। ओके हाँ जी, यहां पर क्या है, ये कोई सेल है, ठीक है, इस सेल के अंदर की कंसंट्रेशन हाई है, ठीक है, क्या है? हाई। बाहर की कंसंट्रेशन क्या है? लो। तो तुम मेरे को बताओ क्या होगा? फ्लो कहां से होता है? लो टू हाई, लो टू हाई, लो टू हाई, लो टू हाई, और ऐसा करते करते ये सेल क्या हो जाएगा? स्वेल, क्योंकि उसके अंदर लो टू हाई जा रहा है, लो टू हाई जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? स्वेल। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कि, और एक पॉइंट ऐसा आता है, स्वेल हो के आप एक बैलून ले लो, सपोज बैलून के अंदर पानी भरते रहो, 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 एक पॉइंट क्या आएगा कि वो बैलून फट जाएगा, रप्चर हो जाएगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हीमोलिसिस। क्या बोलते हैं? हीमोलिसिस। और वो जो प्रेशर लगाता है पानी भरने के बाद वॉल पे, उस प्रेशर का नाम है टर्गर प्रेशर। उस प्रेशर का नाम क्या है? टर्गर प्रेशर। जैसे आप पानी भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, वो पानी उस बैलून में भरने के बाद कुछ वॉल पे प्रेशर लगाएगा, उस प्रेशर का नाम क्या है? टर्गर प्रेशर। और प्रोसेस का नाम क्या है उसके रप्चर हो जाने के बाद? हीमोलिसिस। यू मस्ट नो। समझ गए मेरी बात? अब एक बात सुन, अंदर की कंसंट्रेशन क्या है? लो। बाहर की कंसंट्रेशन क्या है? हाई। ये पानी बाहर लो टू हाई जाता है, लो टू हाई, 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 लो टू हाई। अब ऐसे केसेस में इसके अंदर से पानी निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, क्या हो गया? श्रिंक हो गया। इस प्रोसेस का नाम है प्लाज्मोलिसिस। क्या है? प्लाज्मोलिसिस। लेकिन टर्गर प्रेशर इसमें लगता है, ये तो बेचारा खाली हो रहा है ना, एक भरा हुआ बैलून को तू खाली कर, अंदर कोई प्रेशर लगता है क्या? बस वो तो खाली हो रहा है। लेकिन जब तू खाली बैलून को भर, तो वो पानी उसके अंदर जाके क्या लगा रहा होगा उसके वॉल पे? प्रेशर। तो वहां टर्गर प्रेशर लगता है। माइंड दिस। तुम्हें टर्म्स पता होनी चाहिए। जब कोई ऐसा क्वेश्चन लिखवाने से तो रहा, लिखवाएगा नहीं, अगर इसने पूछा या तो असर्शन रीजनिंग है या एमसीक्यू है, तो वो पढ़ते ही तेरे को ये बात क्लिक कर जाएगी, अगर तूने ध्यान से सुना होगा तो। जब तू बैलून को भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, तो पानी भरने के बाद वो वॉल पे प्रेशर लगाएगा, उस प्रेशर का नाम होता है टर्गर प्रेशर। और ऐसा करने पर एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो बैलून फट जाएगा, रप्चर होती है, हीमोलिसिस। ठीक है। लेकिन जब तुम खाली करते हो, श्रिंक हो रही होती है, तो उस प्रोसेस का नाम है प्लाज्मोलिसिस, पर वहां टर्गर नहीं लगता। समझ गए मेरी बात? अच्छा, जितनी भी आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो, जैसे आपने पढ़ी कल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, आरएलवीपी, ऑल्दो मैं आज पढ़ाऊंगी, और आपके ऑस्मोटिक प्रेशर, इन चारों प्रॉपर्टीज में से ना बेस्ट ओपी है। ऐसा क्यों? और बोर्ड में क्वेश्चन आता ही आता है कि ओपी बेस्ट क्यों है। मेरी बात सुनो, अगर तू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहती है, तेरे को टेम्परेचर चेंज करना होता है, बॉइलिंग पॉइंट तक जाना पड़ेगा। अगर तू फ्रीजिंग पॉइंट वाला कहती है, तो तेरे को फ्रीजिंग पॉइंट तक जाना पड़ेगा। लेकिन ओपी एक ऐसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यू कैन स्टडी एट योर रूम टेम्परेचर, दैट्स व्हाई इट्स बेस्ट। समझ गए मेरी बात? ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आप रूम टेम्परेचर पर भी मेजर कर सकते हो। सेकेंड थिंग, जब हम किसी का भी टेम्परेचर चेंज करते हैं, तो प्रोटीन्स के अंदर ना डीनेचुरेशन का प्रोसेस अकर हो जाता है, और वो डीनेचर्ड हो गया, तो जिसकी तुम स्टडी करते हो वो रहा ही नहीं, फिर क्या स्टडी करके बैठे हो। समझ गए मेरी बात? थर्ड, बाकी सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आप मोलालिटी यूज करते हो, डेल्टा टीबी के बी एम, डेल्टा टीएफ के एफ एम, लेकिन यहां पर जो फॉर्मूला यूज होता है पाई इक्वल टू सी आर टी होता है, सी इज योर मोलारिटी, तो दैट्स व्हाई इट्स बेस्ट। तो मैंने ये लिखा हुआ है, देखो ये 3 पॉइंट आप जरूर मेंशन कर देना। इट कैन बी मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, ओपी वैल्यू आर लार्जर एंड मेजरेबल फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, इन दिस वी यूज मोलारिटी इंस्टेड ऑफ मोलालिटी। बेटा जी ये क्वेश्चन गिव रीजन में ऑल्दो आया 1 नंबर में हुआ है, आया 1 नंबर में हुआ है, लेकिन एक बात बताओ, जब ट्रेंड में है तो फिर तुम भी क्यों ना करके जाओ कि इसमें मोलारिटी होती है, मोलालिटी नहीं होती। फर्स्ट पॉइंट। दूसरी बात, रूम टेम्परेचर में मेजर कर रहे हैं तो डीनेचुरेशन का डर नहीं है। ठीक है, डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए भी इसकी वैल्यू बढ़िया है। कोई दिक्कत इस स्लाइड में?
बोलो क्लियर। अच्छा जी, अब बताती हूँ देखो। हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जिनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो। हाइपोटोनिक क्या होती है? जिनकी कंसंट्रेशन कम हो। हाइपरटोनिक क्या होती है? जिनकी कंसंट्रेशन क्या हो? ज्यादा। और हाइपोटोनिक क्या होते हैं? जिनकी कंसंट्रेशन क्या हो? कम। एक बार पूछा गया था, तभी मैंने आपको ये बता दिया। ये भी असर्शन रीजनिंग में मैंने देखा था कि आपको आइडिया होना चाहिए। हाइपर क्या है? जिनकी कंसंट्रेशन क्या हो? ज्यादा। हाइपो क्या है? जिसकी कंसंट्रेशन क्या हो? कम हो। अच्छा जी, अब एक बात ध्यान से समझना, सुनना। आपका जो ब्लड सेल होता है, आपका जो ब्लड सेल है, ध्यान से समझना। ये मैंने कोई ब्लड सेल ले लिया, बड़ा लेती हूं। ये मैंने ब्लड सेल ले लिया। इस ब्लड सेल में NaCl की कंसंट्रेशन 0.91 होती है, फिक्स है। मतलब हर बॉडी में ब्लड सेल में जो NaCl की कॉम्पोजिशन होती है वो 0.91% है, ये फिक्स है। अब मैंने क्या करा, इसी ब्लड सेल को खुद से 0.91% NaCl के सोल्यूशन में रखा जान के। अब एक बात बता, अंदर कंसंट्रेशन क्या है? 0.91। बाहर कंसंट्रेशन क्या है? 0.91। इसका मतलब दोनों तरफ कंसंट्रेशन क्या है? सेम। तो यहां पर ना इधर, एक बात बताओ, फ्लो होता है लो टू हाई। फ्लो क्या होता है? लो टू हाई। अब दोनों में कंसंट्रेशन सेम हो तो फ्लो नहीं करेगा, फ्लो नहीं करेगा। तो इसके अंदर ना तो वो बेचारा स्वेल कर पाएगा, ना वो बेचारा श्रिंक कर पाएगा। क्लियर? क्लियर। अब सुन, यही बेटा तेरा ब्लड सेल है, सुनते जाना। ये तेरा ब्लड सेल है, इसकी तो 0.91% है। बट जिसके अंदर तूने डिप कराया, ध्यान से सुनियो, जिसके अंदर तूने डिप कराया, इसकी मैंने लेस देन 0.91 ले ली। क्या ले ली? लेस देन 0.91 ले ली। अगर इसकी लेस देन 0.91 है तो तुम मुझे बताओ कौन सा लो है? ये लो है। और अंदर वाला क्या है? हाई है। और फ्लो कैसे होता है? जल्दी बोलो। लो टू हाई, लो टू हाई, लो टू हाई, लो टू हाई। तो ये ब्लड सेल क्या कर जाएगा? स्वेल। क्या कर जाएगा? स्वेल। तो ये देखो, ये लिखा हुआ है, आ प्योर सोडियम सॉल्यूशन विद सॉल्ट कंसंट्रेशन लेस देन, देखो ये प्योर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन लेस है, ये हमारा हाइपोटोनिक है। क्यों है ये हाइपोटोनिक? बता दो। क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है? स्वेल। स्वेल मतलब मोटू मोटू, मोटू मोटू मतलब हाइपो हाइपो। समझ गए? मोटू मोटू मतलब हाइपो हाइपो। समझ गए? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब तूने क्या करा, ये इन्होंने बता दिया हाइपोटोनिक है क्योंकि उसके अंदर पानी जा रहा है, वो स्वेल करेगा और एक टाइम पे बर्स्ट भी कर सकता है। अब ध्यान से सुना, तूने ब्लड सेल लिया, ध्यान से देखियो, इसकी तो वही रहेगी, कितनी रहेगी? 0.91। अब तूने जो बाहर का NaCl सोल्यूशन लिया, उसकी कंसंट्रेशन बेटा जी मोर देन 0.91 कर दी। क्या कर दी? मोर देन 0.91। अब एक बात बता, अंदर वाला क्या कहलाएगा? लो। बाहर मोर है तो क्या होगा? हाई। फ्लो कहां से होता है? बोल दे तू आज। हाई, लो टू हाई, लो टू हाई। तो ये क्या करेगा? श्रिंक। ऐसे सिचुएशन को क्या कहोगे? हाइपरटोनिक। क्या कहोगे? हाइपरटोनिक। क्लियर? कोई दिक्कत? क्लियर? पक्का? पक्का क्लियर? बेटा जी ये असर्शन रीजनिंग नहीं, ये केस स्टडी बन के आई थी क्वेश्चन। आप लोग अपने देखना, अभी जब मैं तुम्हारे को सैंपल पेपर कराऊंगी ना, आपको ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगी, ये केस स्टडी बन के दे रखा है जो मैंने अभी पढ़ाया कि भाई एक सिचुएशन ऐसी थी, इन्होंने नमक को रखा, ये इन्होंने छोड़ रखा है। ये कहा है कि ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा। उन्होंने वो पॉइंट छोड़ रखे, वो तुम्हें बताने हैं। अगर कंसंट्रेशन दोनों में सेम है, इट विल बी आइसो। अगर वो स्वेल हो रहा है, तूने क्या कहना है? हाइपो। अगर वो श्रिंक हो रहा है, तूने क्या कहना है? हाइपर। श्रिंक हो रहा है हाइपर, स्वेल हो रहा है हाइपो, सेम रह रहा है आइसो। याद रह जाएगा? याद रह जाएगा? केस स्टडी गलत तो नहीं करके आओगे? पक्का? क्लियर है? अच्छा देखो, मैंने अभी तुम्हारे को बताया था ना कि कई बार क्या होता है, कई बार ना लोगों के ना समर्स के अंदर भी हाथ पैर ऐसे सूज से जाते हैं, मतलब स्वेलिंग हो जाती है। अब ऐसा क्यों? एक बार मेरे साथ हुआ था, समर्स का टाइम था, मेरे हाथों में हुआ था, मेरे हाथ इतने मोटे हो गए थे, इतने मोटे लगभग। उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने जाके दिखाया, भाई मैंने कहा ये पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब कि हो क्या रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। विंटर्स होती तो मैं समझ जाती कि भैया ठंड की वजह से है, ठीक है। अब थी भी समर्स, मैं क्या समझू। मैं गई उसको दिखाने कि भाई ये क्या है प्रॉब्लम, मेरे को क्यों ऐसा हो रहा है। तो वो तो कोई और प्रॉब्लम थी, बट उसने मेरे को सीधा पहले क्वेश्चन पता क्या करा, चटपटा खाते हो?
मतलब नमकीन खाते हो, उसका क्वेश्चन मेरे से ये था। मैंने कहा नहीं मेरे को इतना खास पसंद नहीं है। फिर कहता मीठा खाते हो, मैंने कहा नहीं मेरे को मीठा भी खास पसंद नहीं है, ना मेरे को चॉकलेट्स पसंद, ना मेरे को ज्यादा स्पाइसी पसंद, मैं नॉर्मल खाती हूँ। ठीक है, अच्छा मेरे साथ तो क्या हुआ था, उससे तो ये चेक करना था, क्योंकि जो लोग ज्यादा नमक खाते हैं तो मेरे उस टाइम पे बॉडी की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाई। अगर मैं ज्यादा नमकीन खाऊंगी तो मेरे बॉडी के अंदर की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाई। और जैसे ही मान ले हम लोग पानी का यूसेज करेंगे तो बाहर वाली क्या कहलाएगी, लो। और फ्लो कहां से होता है, लो टू हाई, तो वो पानी भर भर के क्या हो जाएगा, मोटा, ये स्वेल कर जाएगा, राइट। लेकिन मेरे साथ तो प्रॉब्लम कोई और थी, मेरी तो रप्चर कोई वो हो रखी थी, कोई मसल प्रॉब्लम थी, और उसने मेरे को क्या क्या सुना दिया। मतलब मैं तुम्हारे को बता रही हूँ कि वजह ये भी हो सकती है। तो ऐसी डिजीज को एडेमा कहते हैं। और मैं आपको बताती हूँ, इनमें ना लोगों के पैर हाथी जैसे हो जाते हैं। एडेमा एक ऐसी डिजीज है, जो लोग ज्यादा नमक खाते हैं तो जैसे हाथी के पैर इतने मोटे मोटे होते हैं ना, इतनी ज्यादा स्वेलिंग आती है। समझ गए मेरी बात, समझ गए या नहीं, कंसेप्ट समझे। अगर आप ज्यादा सॉल्टी खाओगे तो सॉल्टी खाने से आपकी बॉडी के अंदर की कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी, और जब आप वाटर का यूसेज करोगे तो बाहर लो होगी, लो टू हाई अंदर जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, क्योंकि आपकी सेल है वो सेल एसपीएम का काम करती है, तो वो स्वेल कर जाएगा, और वो स्वेल कर जाएगा तो डिजीज कॉल्ड एडेमा। एप्लीकेशन क्या है, देखो तुमने बार बार सब्जी वालों को देखा होगा, वो बार बार पानी का ना छिड़काव करते रहते हैं, पता है क्यों, ताकि वो जो वेजिटेबल्स है वो फ्रेश रहे। क्योंकि बाहर वो कंसंट्रेशन को अगर लो कर देगा और अंदर उसकी हाई होगी, तो लो से हाई पानी जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, तो वो वेजिटेबल्स क्या रहेंगी, फ्रेश। तो ये लिखा हुआ है, carrots which have become limp because of water loss into the atmosphere can be placed into water which makes them firm again. Water will move into them through osmosis. समझ गया मेरी बात। देखो कभी तुमने देखा हो, अगर आपकी मम्मी ने अचार डाला हो, आम का अचार जो डालते हैं, वो पता क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे ही वो अंबिया काटते हैं ना, वो सबसे पहले उसको अंबियों को नमक में डालते हैं। नमक पता क्या करती है मम्मी, बहुत सारा नमक डाल देती है उसके ऊपर, बहुत सारा नमक, और नमक डाल के एक दिन के लिए छोड़ देते हैं कपड़े के अंदर बांध के, ताकि, अब मैं बताती हूँ नमक क्यों डाला। अब एक बात बता, अगर तुम्हारी मम्मी ने अंबियों के अंदर नमक डाल दिया तो उसके अंदर नमक की कंसंट्रेशन क्या होगी, नमक की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा। अब क्या है, उसके आसपास, अंबी के आसपास का एनवायरमेंट क्या हो चुका है, हाई। अंबी के अंदर क्या है, उसके आसपास तुमने नमक डाल दिया, आसपास नमक डाल दिया, तो उसके आसपास का एनवायरमेंट क्या है, हाई। लेकिन अंबी के अंदर क्या है, लो। तो अंदर लो बाहर हाई, वाटर विल मूव फ्रॉम, अंबी पानी छोड़ देगी, और वो जान के कॉटन के कपड़े में रखते हैं ताकि कॉटन का कपड़ा पानी सोख ले, और वो अंबिया सारी पानी लूज कर बैठी होंगी, और जैसे वो पानी लूज कर देंगे उसका अचार बना देते हैं। समझ गए मेरी बात। तो वहां पर भी फिनोमिना किसका लग रहा है, ओस्मोसिस। लेकिन अपनी मम्मी से पूछ के देखना, ये आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है। अरो मैंगो, उनका जवाब पता क्या होगा, ताकि वो खराब ना हो जाए बेटा, इसलिए मैं नमक में डाल कर पहले एक दिन छोड़ रही हूँ, ठीक है। Kansas salt solution loses water due to osmosis and shrivel into pickle. समझ गए मेरी बात, समझ गए मेरी बात। तो आप एक दिन पहले इसको इस नमक के अंदर इसलिए रखते हो ताकि वो लूज कर दे वाटर, और जैसे वो लूज करेगी वाटर, वो श्रिंक कर जाएगी, तो अब उसका पिकल बना सकते हो। नेक्स्ट, wilted plants revive and place in fresh water due to osmosis. जनरली आपने देखा होगा रोजेस वगैरह जो आप लोग कई बार घर पे रखते हो डेकोरेशन पर्पस के लिए, आप उसको पानी के अंदर, ग्लास के अंदर डाल के रखते हो, टम्बलर के अंदर डाल के रखते हो, वाई, ताकि उसके अंदर वाटर फ्लो करता रहे और वो फ्रेश लगे, राइट। नेक्स्ट, मुझे नहीं लगता ये पूछे, मुझे चांस इसके लगते हैं, क्योंकि पूछा भी गया है। देखो एक बात बताऊं, कैरेट वाला बच्चे को पता है भैया, सब्जी वाला छिड़काव करता रहता है, फूलों का भी सबको पता है, ठीक है। ये नमक वाला, ये वाला अचार वाला तुमने सुन लिया, ये भी बच्चे को ध्यान रह जाता है, क्योंकि ये भी नॉर्मल है। लेकिन ये वाली बात देखना, यहाँ पे बच्चा मार खा जाता है, ये वाला प्लीज ध्यान से समझना। तुमने देखा होगा मीट को प्रिजर्व करते हैं रेफ्रिजरेशन के अंदर, राइट। अब जब भी वो प्रिजर्व करने के लिए उसको रेफ्रिजरेट करते हैं ना, उससे पहले उसके अंदर खूब सारा नमक डाल देते हैं उसके ऊपर। अब वो खूब सारा नमक क्यों डालते हैं, वही बाहर की नमक की कंसंट्रेशन क्या हो गई, हाई, उसके अंदर की क्या थी, लो। लो से क्या होता है फ्लो, हाई।
मतलब उसके मीट के अंदर से पानी बाहर निकलता जाएगा, क्योंकि बाहर क्या थी, हाई, तो वो मीट अंदर से क्या कर जाएगी, श्रिंक। अब मैं बताती हूँ, जैसे ही पानी लूज कर देती है मीट, तो उसके अंदर के बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाते ड्यू टू वाटर की कमी, तो वो मर जाते हैं। वो मर जाएंगे तो वो तेरे मीट को स्पॉइल नहीं करेंगे, वो लंबे समय तक चलेगा। समझे या नहीं? देखो दोबारा सुनो। प्रिजर्वेशन ऑफ मीट बाय सॉल्टिंग एंड फूड्स बाय एडिंग शुगर प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट बैक्टीरियल एक्शन। उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, अगर तू उसके अंदर नमक ना डाले ना, वो बैक्टीरिया मीट को स्पॉइल कर देते हैं। वो बैक्टीरिया मीट को स्पॉइल करते हैं, जिसकी वजह से प्रिजर्व नहीं कर पाते। तो इसमें नमक डाल दिया जाता है ताकि वो पहले बैक्टीरिया मर जाए, बैक्टीरिया मर गया लंबे समय तक स्टोर कर लो। तो देख लो, अब बैक्टीरिया ऑन सॉल्टेड मीट, कैंडिड फ्रूट लूजेस वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस, श्रिवल एंड अल्टीमेटली डाई। तो पानी लूज करने की वजह से वो बैक्टीरिया मर गया, वो बैक्टीरिया मर गया, यू नाउ यू कैन प्रिजर्व इट। समझ गए मेरी बात? क्लियर है ये? तो मुझे इसका ज्यादा लगता है, क्योंकि देखो इसमें कुछ लॉजिक भी है, बाकी तो नॉर्मल ही है कि ऑस्मोसिस हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है। इसमें क्या है कि भैया तूने इसलिए डाला ताकि ऑस्मोसिस की वजह से पानी लूज करे, पानी लूज करे, तेरा बैक्टीरिया मर जाए, तेरा बैक्टीरिया मर जाए तो तू उसको प्रिजर्व कर पाए। लॉजिक था या नहीं था? इसलिए ओके। हाँ जी, सबसे पहले आप लोग इसके फॉर्मूले लिखो जो मैं बता रही हूं आपको। ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज द सिंबल। ऑस्मोटिक प्रेशर का पाई सिंबल है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के। इनको क्लब कर दिया, सी हो गया, पाई इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी हटाया, सी आर टी हो गया। कंसंट्रेशन को नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम कहोगे तो पाई वी इक्वल टू एन आर टी भी बनेगा। तो ये दो फॉर्मूले प्लीज आप लिख लीजिए। कंसंट्रेशन को लिख दिया नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, पाई वी इक्वल टू क्या बन गया, एनआरटी। पाई वी इक्वल टू क्या बन गया, एनआरटी। कोई दिक्कत? लिख दो फटाफट फॉर्मूला। अच्छा, एक चीज और, पाई प्रेशर है, राइट? आप लोग ना यूनिट्स में कंफ्यूज हो जाते हो, मैं आपको बताती हूं। अगर इस प्रेशर की यूनिट बार हो, पाई इक्वल टू सीआरटी बोल रहे हो ना, तो आर आप यूज करना 0.083 वाला। अगर इस प्रेशर की यूनिट एटीएम हो तो आर आप यूज करना 0.082 वाला। अगर ये आर की यूनिट आपको समथिंग जूल जूल में दिख रही हो, जैसे प्रेशर फोर्स अपॉन में एरिया होता है, और फोर्स वर्क डन से रिलेट करके अगर ये यूनिट जूल में दिख रही हो, तो आप आर यूज करना 8.314 वाला। आप लोग यहां मार खा जाते हो, आप लोग यूनिट्स नहीं पता पाते। आर गैस कांस्टेंट है, फिक्स है, लेकिन यूनिट वाइज तो वेरी करता है ना। तो बार हो तो 83 वाला लेते हैं, 0.083 वाला। एटीएम हो तो 0.082 वाला लेते हैं, और अगर जूल जूल करके कुछ दे रखा हो तो 8.314 वाला लेना। तो ये आप आर के यूनिट में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, जिसकी वजह से उनके आंसर गलत हो जाते हैं। तो प्लीज पहले तो आर को ही सेट कर लो। बार हो तो 8.3 लेना है, एटीएम हो तो 8.2 लेना है, जूल कुछ दिखे तो 8.314 लेना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आर की वैल्यू बता रही हूं क्या यूज करना। ये मैंने तभी बोल दिया, मैंने कहा यहाँ पे बार दिख रहा था, मैंने कहा एक बार डिस्कस कर लूं। सुनो, पाई वी इक्वल टू अभी क्या सिखाया आपको, सुनो, मोलर मास निकालना है। मैंने कहा ओके, 200 ml वॉल्यूम है, 200 ml, बट इट शुड बी इन लीटर, तो मैंने 200/1000 कर दिया। कोई दिक्कत? सेंटीमीटर क्यूब ml होता है, सेंटीमीटर क्यूब ml होता है, पर मुझे लीटर में चाहिए तो मैंने डिवाइड बाय 1000 कर दिया। कोई दिक्कत? पाई ये रहा 2.57 इंटू 10⁻³ एन गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास, आर 0.083, टी बेटा जी 300, एक्स कितना हो गया 1.26, 0.083 इंटू में 300 डिवाइडेड बाय 200, 2.57 इंटू में 1000, और 1000 वो भी गया ना। कोई दिक्कत? कर देंगे सोल्व, कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? पाई वी इक्वल टू एनआरटी लगा दिया, एन कैसे लिखा, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। क्लियर हो जाएगा? प्लीज आप लोग ये ट्राई करो, 1 मिनट दिमाग लगाओ अपना, 2 मिनट तुमको दिया। पाई निकालना है, पाई वी इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास आर टी। प्लीज ट्राई दिस, please try this, please try this।
केल्विन में ही लेते हैं, T you must use in Kelvin. हाँ जी, पाई मेरे को निकालना है 500 बाय 1000, गिवन मास 1.71, मॉलिक्यूलर मास 342, R 0.083, T 300 है। भाई ये बात याद रखना, क्योंकि अब आपने बार वाली रखी है तो पाई की वैल्यू भी क्या आएगी, बार। अगर तू 82 रखता तो भी ठीक था, तो फिर लेकिन एटीएम में आती। अगर तू R 0.082 रख देती तो तेरा पाई क्या आता, एटीएम। मेरे को बस ये लगता है तुम इसमें यहां मार खाओगे यूनिट की, और इसलिए मैंने तुम्हारे को सबसे पहली पॉइंट यूनिट का बताया। कोई दिक्कत तुम्हें ना, ये नहीं समझ में आता। और एक बात बताऊं, अगर तुम पेपर में जाके भूल भी जाओ 82 था या 83, कृपया करके वहां साइड में लिख देना R अप्रोक्सीमेटली 0.08, मैं लेती नहीं 2-3, ठीक है। बाय द चांस तुम भूल गए तो R मैं अप्रोक्सीमेटली 0.08 यूज कर रहा हूं, साइड में लिख देना, समझ गए। हाँ जी, ये क्वेश्चन जिसने कर दिखाया, वैसे मैंने करा रखा है, मैं मान जाऊंगी भैया बढ़िया बढ़िया बच्चा है, मैंने करा रखा है, एक पल दिमाग लगाओ, मैंने करा रखा है। और ये वो क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, हल्का सा ट्विस्ट है, मैंने करा रखा है ये। वेरी गुड, सही पकड़ा। सुनो, दो केस दे रखे, पहले तो ये समझ, पहला केस ये यूरिया वाला, दूसरा केस केन शुगर वाला। पहले तो क्वेश्चन पढ़ के ये समझ क्या कह रहा है। मिक्सिंग वर्ड दिख रहा है, मिक्सिंग का मतलब क्या होता है, दो अलग अलग चीजें हैं, समझ गई। फर्स्ट चीज केस 1 में लिख रही हूं, सॉरी, पाई वी इक्वल टू एनआरटी, केस 2 लिख रही हूं, बोल दो पाई वी इक्वल टू एनआरटी। सुन, अब केस 1 यहां तक है, अप्लाई कर दे, देख कैसे। पाई तुझे निकालना है, एन गिवन मास, सुन 3.4% है, इसका मतलब इसका गिवन मास 3.4 है, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, यूरिया कह रहा है तो यूरिया का 60 है, आर को आर रहने दे, टी को टी रहने दे, या लिखना है तो लिख दे, मैं बताती हूँ। 0.083, टी कितना है बेटा 293, लिख दे। अभी मैंने जान के वॉल्यूम नहीं लिखा, बच्चे कहते हैं वॉल्यूम 100 ले ले। मेरी बात सुनो, हाँ यूरिया की वॉल्यूम 100 है, हाँ यूरिया की वॉल्यूम 100 है, लेकिन ये जो V होता है ये V सॉल्यूशन का होता है, और सॉल्यूशन जब मिक्स कर दिया तो 100 जमा 100 200 हो जाएगा। मैं दोबारा क्लियर करती हूं, हाँ आप यूरिया की बात कर रहे हो, हाँ वॉल्यूम यूरिया की 100 है, लेकिन जब आप इसका मिक्सचर बोलते हो तो मिक्सचर में ये V सॉल्यूशन की होती है, तो 100 जमा 100 मिक्सचर का वॉल्यूम सॉल्यूशन का 200 हो जाएगा। तो बच्चे बस यही गलती खाते हैं, ये 100 देख के इतनी खुशी से 100 लिख देते हैं, लेकिन इट शुड बी 200। कोई दिक्कत, निकाल दो पाई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब यहां पर भी यही करो, पाई, अब ये भी 100 था तो आपने 200 लेना है क्योंकि सोल्यूशन का है। n 1.6 बाय 342, r 0.083 इंटू में t कितना हो गया 293, इसको भी हम सोल्व कर देंगे। यहां से आएगा पाई 2 मान ले, यहां से आएगा पाई 1, टोटल पाई विल बी सम ऑफ पाई 1 प्लस पाई 2। क्लियर।
ये ना किसी ईयर में सीबीएसई के सैंपल पेपर में गिवन था। जैसे इस बार का सैंपल पेपर लॉन्च हुआ है तो ये शायद 2005 या 6 के सैंपल पेपर में आया था। ध्यान रखना ये क्वेश्चन, समझ गए। और मैं लिटरली कह रही हूँ अगर ये किसी ने पढ़ ना रखा हो ना, वो गलती सबसे पहले यही करेगा कि जब तुम इंडिविजुअली निकाल रहे हो तो वॉल्यूम भी इंडिविजुअली ले लो। बच्चे के मन में ये आता है, वो ये कहता है इंडिविजुअली तो निकाल रहा हूँ, यूरिया को इंडिविजुअली लो, उसको इंडिविजुअली लो और इंडिविजुअली को इंडिविजुअली ऐड कर दो। बट बात यह है कि आप लोग ये भूल जाते हो ये वी यूरिया का नहीं है, ये वी सोल्यूशन का है, जो कि 100 × 100 200 बनेगा। कोई दिक्कत? समझ गए? ओके। 36 gram of glucose dissolved per liter of the solution has an osmotic pressure of this at 300 Kelvin. If the osmotic pressure of the solution is 1.52 bar at the same temperature, what would be the concentration? सुन लो, if the osmotic pressure of the solution is 1.52 bar at the same temperature, so what would be the concentration? सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना। पाई v इक्वल टू क्या होता है? पाई v इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी। कोई दिक्कत? पाई v इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी। इसका पाई 4.98, इसका वॉल्यूम 1, 36/180, आरटी को आरटी रहने दो। इसका पाई 1.52, इसका वॉल्यूम, मैंने इसको सी लिख दिया, कोई प्रॉब्लम? n/v। मैंने इसको सी क्यों लिख दिया? क्योंकि मुझे क्या चाहिए? समझ गए? सी आर टी। कुछ मत कर, नॉर्मली डिवाइड कर दे, आ जाएगा। और एक बात बताऊं, डायरेक्ट पुट करते तो भी आ जाता, डायरेक्ट पुट करते ना तो भी आ जाता। डायरेक्ट पुट करते तो भी आना था आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हाँ जी, क्या ख्याल है इसका? दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मर्ज करके पूछ रहा है। सुनो, तुम लोग कुछ मत करो, पहले तो ऑस्मोटिक प्रेशर ही निकाल दो। गो फॉर इट प्लीज, प्लीज ट्राई। 1 मिनट दिया, इसको ट्राई करो प्लीज, ट्राई करो। पाई भी ट्राई करो, ट्राई। ये दो बार ये प्रॉपर्टी मर्ज करके दे रहा है। पहले पाई निकालो, कुछ कह रहा है ना, कैलकुलेट होगी। A solution of organic compound was prepared by dissolving 6.8 gram in 100 gram water. लेकिन इस केस में आपको मॉलिक्यूलर मास गिवन नहीं है, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू केबीएम से क्या निकलेगा? मॉलिक्यूलर मास। और वो मॉलिक्यूलर मास जाके क्या होगा? पुट कर। तो आप लोग ये देखो, जब आप इसको पुट करने चले, मेरे को पाई चाहिए, मैंने कहा हाँ, 100 ग्राम मतलब 100/1000, ठीक है। एन क्या हो गया? 6.8। क्या आपको ये एक्स पता है? मॉलिक्यूलर मास नहीं पता। आर आपको पता है, टी आपको पता है, राइट। जब तक ये दो अननोन है, क्या ये सॉल्व हो सकता है? नहीं। अब आ जाओ डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी क्या होता है? केबी, वेट ऑफ सल्यूट, मॉलिक्यूलर मास, वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू में 1000। डेल्टा टीबी 100 डिग्री आपका है, 100.11 ये है, कितना आ रहा है? 11। केबी कितना है? 0.52। वेट ऑफ सल्यूट 6.8, एक्स वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 इनटू में क्या है जी? 1000। एक्स कितना आ रहा है? 0.52 इंटू 6.8 बाय में 0.11। ये जाके आप बोलते हो। तो पहले डेल्टा टी केबीएम से मैंने निकाला है मॉलिक्यूलर मास, वो मॉलिक्यूलर मास पाई वी इक्वल टू एनआरटी में जाके पुट करा है। तो ये लॉजिक था, दो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी मर्ज करके पूछ लिया। समझे या नहीं समझे? अच्छा ये बताओ, क्या तुम डेल्टा टीपी वाले से मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो? फिर जाके आप पुट्टी तो करना है। समझे लॉजिक? फॉर्मूला पता है तो हर बच्चा अप्लाई कर लेगा। फॉर्मूले पे फोकस रखो, और कहां पे क्या चीज रखनी है ये भी बताना चाहिए।
A solution containing 15 ग्राम यूरिया जिसका मोलर मास 60 है पर लीटर इन वाटर has the same OP as a solution of glucose जिसका मोलर मास 180 in water. Calculate the mass of glucose present in 1 liter of its solution. Isotonic. भैया पाइस बराबर. आइसोटोनिक का मतलब है जिनके पाइस बराबर हो, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है उनको आइसोटोनिक कहते हैं. पाई क्या था? CRT. CRT. इन्होंने टेम्परेचर भी क्या रखा है? सेम ही है. बात नहीं कर रहा मतलब सेम है. R से R कट गया, T से T कट गया. इसका मतलब आइसोटोनिक के C1 C2 क्या होते हैं? बराबर. एक चीज और बताती हूं आपको, C1 C2 तो बराबर है पर वॉल्यूम भी बराबर है. इसका कितना है? पर लीटर. और वो भी क्या है? पर लीटर. तो इसका मतलब N1/V होता है, N2/V. ये V भी इसका है बराबर. तो जब भी तुझे आइसोटोनिक है ना, ये फंडा लगा दियो कि N1 N2 बराबर होंगे और लिख कर आइयो ये बात, क्योंकि कंसेंट्रेशन बराबर है और वॉल्यूम सेम है. कंसेंट्रेशन क्या है? बराबर. और वॉल्यूम क्या है? सेम. अब नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेगी इसका? 15/60. ये तुझे चाहिए ग्लूकोज का 180. हो गया? $45 ग्राम आ रहा है. दोबारा समझाऊ या नहीं? आइसोटोनिक में N1 N2 को बराबर रख दो. N1 कैसे निकलेगा? गिवन मास में मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास में मॉलिक्यूलर मास. आइसोटोनिक है. क्या है? आइसोटोनिक. कोई दिक्कत? इसी के साथ आपकी ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी खत्म. अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वेपर प्रेशर. व्हाट इज वेपर प्रेशर? ध्यान से सुनना. आपने क्या करा? कोई भी लिक्विड लिया, ठीक है. इस लिक्विड को आपने बॉईल करना स्टार्ट करा. इस लिक्विड को आपने क्या करना शुरू किया? बॉईल. यह लिक्विड बॉईल आउट होके आप इसको गर्म करते जा रहे हो. क्या फॉर्म करेगा? वेपर. यह लिक्विड और वेपर आपस में एक दूसरे के साथ क्या होंगे? इक्विलिब्रियम में. मींस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर. आप बताओ वेपर प्रेशर क्या है? ये एक ऐसा प्रेशर है जो एक्सर्ट कर रहा है वेपर. इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर व्हेन इट इज इन लिक्विड इक्विलिब्रियम विद लिक्विड. इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड. उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं. उसको हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर. समझ गए मेरी बात? वेपर प्रेशर समझ में आ गया? अब सुनो, नेचर ऑफ लिक्विड. आपके पास लिक्विड है, ध्यान से सुनना. कुछ लिक्विड इजीली लिक्विफेबल होते हैं, कुछ लिक्विड इजीली लिक्विफेबल होते हैं. जैसे मैं आपको बोल रही हूं एक अमोनिया है, एक अमोनिया है, ठीक है. आपके पास अमोनिया सोल्यूशन है. अमोनिया सोल्यूशन के अंदर खुद के अंदर ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है. इसके खुद के अंदर क्या है? हाइड बॉन्डिंग. इनके नीचे के फोर्सेस क्या है? स्ट्रॉन्ग. अगर इसके नीचे के फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है मतलब इनकी आपस में बहुत अच्छी बनती है, आपस में बहुत अच्छी बनती है, तो क्या ये ऊपर जाना चाहेगा? तुम बता दो. अगर मान लो अमोनिया है, अमोनिया के अंदर खुद के अंदर क्या चल रही है? हाइड बॉन्डिंग. हाइड बॉन्डिंग क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है. तो हमारी खुद की बॉन्डिंग अच्छी है, मैं बाहर जाना चाहूंगी. मेरी तुम्हारे साथ बहुत अच्छी बनती है, तो क्या मैं बाहर जाना चाहूंगी? यस और नो? नहीं जा. मैं वेपर बनाना चाहूंगी? नहीं ना. तो जिनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होते हैं उनका वेपर प्रेशर लो होता है. जिनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होते हैं उनका वेपर प्रेशर लो होता है. माइंड दिस. समझ गए मेरी बात? अब मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, ये बहुत फेमस है, ये क्वेश्चन पूछा गया है. आपके पास एक इथेनॉल है, आपके पास एक ईथर है, आपके पास एक इथेनॉल है, आपके पास ये एक ईथर है, और इसमें पूछा गया था इथेनॉल क्या होता है? C2H5OH. ईथर क्या हो गया? मान ले CH3O CH3. मैंने ये ले लिया. अब मेरी बात सुन. OH के अंदर क्या लगती है? हाइड बॉन्डिंग. OH के अंदर क्या लगती है? हाइड बॉन्डिंग. हाइड बॉन्डिंग की वजह से इनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हो गए? स्ट्रॉन्ग. तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? लो. लेकिन ईथर के अंदर हाइड बॉन्डिंग नहीं है. कोई पूछे ईथर में क्यों नहीं है? क्योंकि हाइड बॉन्डिंग के लिए एक प्राइम कंडीशन होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विद H. यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव विद H है, पर यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है बट H नहीं है. और कार्बन का H मत गिन बैठना. कहीं कहो देखो CH3 में 3 H आपको दिख नहीं रहे. भैया कार्बन का H नहीं गिनते, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे H गिनते हैं. क्योंकि तुम लोग बहुत स्मार्ट हो, फिर कह दोगे देखो 6 फिर भी कह रही है नहीं है. O पे H होना चाहिए. जैसे ये किस पे H है? O पे.
पर यहाँ O पे H नहीं है, तो ये हार्ड बॉन्डिंग नहीं जाएगा। हार्ड बॉन्डिंग जाएगा, इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगे? वीक। इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगे तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा? हाई। समझ गए? हाई। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के वेपर प्रेशर, जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा उसका वेपर प्रेशर कम, ये बात याद रखना। और वो नेचर पे डिपेंड करता है किसके फोर्सेस ज्यादा होंगे और किसके फोर्सेस कम होंगे। वो नेचर पे डिपेंड करता है कि किसके फोर्सेस ज्यादा होंगे और किसके फोर्सेस कम होंगे। क्लियर? सेकंड, टेम्परेचर। मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो मोर लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू वेपर, मोर एंड मोर लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू वेपर। टेम्परेचर बढ़ा रही तो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, अगर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा तो प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा। प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा। तो ये बात याद रखें, टेम्परेचर के वेपर प्रेशर डायरेक्ट होता है, टेम्परेचर के वेपर प्रेशर डायरेक्ट होता है। और क्वांटिटेटिवली हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, और इस इक्वेशन को क्लोसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन कहते हैं। जेई वालों से पूछा था इस इक्वेशन का नाम क्या है? क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। यह वेपर प्रेशर को टेम्परेचर से कोरिलेट कराती है, ये वेपर प्रेशर को टेम्परेचर से कोरिलेट कराती है। इट इज अ क्वांटिटेटिव। मैंने तेरे को ये बोल दिया टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा, मैंने तेरे को एक स्टेटमेंट दे दी टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा। मैं पूरा कॉम्पिटिटिव तक पहुंचती हूँ, बस फर्क क्या है मेरे तुम्हारे वाले बैच में और कॉम्पिटिटिव वाले बैच में, कि वहां हम लोग मॉड्यूल प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ हम लोग मॉड्यूल प्रैक्टिस नहीं करते। क्वेश्चन प्रैक्टिस की कमी है बस, अदरवाइज तुम्हारा कंटेंट बिल्कुल सेम जाता है। मैं उनको भी पढ़ाती हूँ, यही कंटेंट पढ़ाती हूँ उनको भी, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि तुम्हारे में मैं क्वेश्चनिंग तक नहीं जाती, क्योंकि क्वेश्चन में ना बहुत टाइम लगता है। अगर मैं 1 यूनिट का उठा लूं, मैं उनके साथ शुरू करती हूँ ना मॉड्यूल, मेरा वीक पूरा लगता है। और जब मैं यहाँ पे सैंपल पेपर कराती हूँ तो तुम्हारा इंटरेस्ट क्या होता है, और जब वो मॉड्यूल शुरू करा दिया तो क्या हो जाएगा? समझ रहे हो? अदरवाइज कंटेंट पूरा ही है। मैं बता रही हूँ सीबीएसई वाले बैच से ही मेरे जेई वाले बच्चे, उन्होंने कोई एक्स्ट्रा कोचिंग नहीं ली थी, 99.9% वो केमिस्ट्री में ला रखे हैं, एक नहीं कई। अब तुम लोग क्लासेस अटेंड ना करो तो मैं कुछ कर नहीं सकती। हाँ जी। नेक्स्ट इज राउल्स लॉ। राउल्स लॉ आपके सीबीएसई में राउल्स लॉ की डिफाइन पूछी जाती है। मैं आपको बता सकती हूं क्या होता है राउल्स लॉ। पहली बात, ये वोलेटाइल पे लगता है, वोलेटाइल पे लगता है। अगर किसी को ये डाउट है व्हाट इज वोलेटाइल, जो लिक्विड वेपर बनाते हैं उसे वोलेटाइल कहते हैं। राउल्स लॉ वैलिड फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स। होता क्या है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू में प्योर का कंपोनेंट। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू में उसके प्योर का कंपोनेंट। मैं नहीं बोल रही, पढ़ के देख। एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल प्रेशर ये रहा of each component is equal to product of vapor pressure of pure component and its mole fraction। बस ये बोला था। अब मेरे को बी कंपोनेंट की बात करनी है तो इट विल बी पी बी एक्स बी पी नॉट बी। मुझे ith कंपोनेंट की बात करनी है, इट विल बी एक्स आई पी नॉट आई। ये मतलब है राउल्स लॉ का। पी नॉट एक्स, सीधी बात, पी नॉट एक्स ये स्टेटमेंट है तेरे राउल्स लॉ की, और बस इसको वर्डिंग में लिखना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन प्रोडक्ट विद प्योर। बस ये बोल रहा है। अब मान लीजिए आई हैव 2 कंपोनेंट सिस्टम। करना है तो कर लो, क्योंकि मैंने ये नोट्स में नहीं डाल रखा, बट आपको पता होना चाहिए। आई हैव 2 कंपोनेंट सिस्टम, लेट अस से ए एंड बी। आई हैव 2 कंपोनेंट सिस्टम, लेट अस से ए एंड बी। अगर मेरे को राउल्स लॉ ए पर लगाना है तो इट विल बी पी ए एक्स ए पी नॉट ए। अगर मुझे राउल्स लॉ बी पर लगाना है इट विल बी एक्स बी पी नॉट बी। व्हाट विल बी द टोटल प्रेशर, इट विल बी द सम ऑफ ए प्लस बी। व्हाट विल बी पी ए एक्स ए पी नॉट ए। व्हाट विल बी पी बी एक्स बी पी नॉट बी, विच विल बी इक्वल टू पी टोटल। एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है। व्हाट विल बी एक्स बी 1 माइनस एक्स ए। एक्स ए P नॉट A 1 माइनस एक्स ए P नॉट B। एक्स ए P नॉट A P नॉट B माइनस P नॉट B एक्स ए। यहां से एक्स ए
यहां से एक्स ए कॉमन ले लीजिए, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस का पी नॉट बी। क्या आपको यहां तक समझ में आया? मेरी बात ध्यान से सुनो। आई हैव टेकन अ टू कंपोनेंट, लेट अस से ए एंड बी। अगर मैं ए के बारे में लिखती हूँ इट विल बी पी ए एक्स ए पी नॉट ए। अगर मैं बी के बारे में लिखती हूँ इट विल बी पी बी एक्स बी पी नॉट बी। अगर मैं पी टोटल करती हूँ इट विल बी स्मो बोथ। जिनको पीछे नहीं समझ में आया एक बार दोबारा देख लो। कंपोनेंट मैंने दो माने हैं, वन इज ए एंड अदर इज बी। जब मैं ए की बात करूंगी इट विल बी पी ए पी नॉट ए एक्स ए। जब मैं बी की बात करूंगी इट विल बी पी नॉट बी एक्स बी। जो मेरा पी टोटल होता है आफ्टर ऑल वो पी ए प्लस पी बी होता है। जो पी ए होता है वो होता है पी नॉट ए एक्स ए। जो पी बी होता है वो होता है पी नॉट बी एक्स बी। कोई दिक्कत? अब एक्स ए प्लस एक्स बी मेरा वन होता है तो मेरा एक्स बी वन माइनस एक्स ए के इक्वलेंट आएगा। तो इट विल बी पी नॉट ए एक्स ए पी नॉट बी वन माइनस एक्स ए पी नॉट ए एक्स ए पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए। मैंने यहां से एक्स ए कॉमन ले लिया, इट विल बी पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस में पी नॉट बी। अब होप सो आप लोगों को समझ आ चुका होगा। क्लियर? कुछ नहीं है, पी ए पी नॉट ए एक्स ए, पी बी पी नॉट बी एक्स बी, पी टोटल पी ए प्लस पी बी। वैल्यू पुट कर दो, एक्स ए प्लस एक्स बी वन होता है, एक्स बी वन माइनस एक्स ए होता है, कॉमन करके ले लो। अब फोकस फोकस, टू केसेस अराइजेस। अगर तेरा एक्स ए वन है तो पीटी विल बी पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी। ये कट गया तो पीटी विल बी पी नॉट ए। सेकेंड केस, अगर तेरा एक्स ए जीरो है तो योर पीटी विल बी पी नॉट बी। केस समझ में आते हैं? दो मैं आपको बताना चाहती हूं, जब तेरा एक्स ए वन होता है ना तो तेरा एक्स बी, जब तेरा एक्स ए जीरो होता है तब तेरा एक्स बी वन होता है। तो ध्यान से देखिएगा प्लीज, यहां पर एक्स ए वन है एक्स बी जीरो। जब तेरा एक्स ए वन है तो तेरा पीटी, तो पीटी इज पी नॉट ए। जब तेरा एक्स ए जीरो है तब तेरा पीटी पी नॉट बी। तो ये वाली लाइन किसकी हुई? बी की। ये वाली लाइन किसकी हुई? ए की। ये वाली लाइन किसकी हुई? टी की। आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए, दोबारा बता देती हूं। देख देख, ये मैंने मोल फ्रैक्शन बी के विद रिस्पेक्ट में किया, जीरो से वन इंक्रीमेंट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर ये जीरो है तो ए क्या होगा? वन, क्योंकि सम वन होता है। यहां वन है तो ये ए क्या होगा? जीरो। जब मेरा एक्स ए वन है तो मेरा पीटी पी नॉट ए। मुझ जैसा बंदा अगर पेपर बनाए ना, है तो तेरे एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी में भी सॉल्व कर रखा है जैसा मैं करा रही हूँ। मैं तो इस पे केस स्टडी बना दूं और केस स्टडी बना के तेरे से ये पूछूं, ये पॉइंट बताइयो। मैं बता रही हूँ आधी जनता ये पढ़ के जाती है स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट, लेकिन वो ये बेस तो पढ़ती ही नहीं ना कि ये कैसे आते हैं। नहीं पढ़ते हैं, नहीं पता उनको। जैसे मैंने ये बोला एक्स ए वन है एक्स बी जीरो तो पीटी पी नॉट ए है, वो ये क्लियर नहीं कर पाएंगे पी नॉट ए क्यों है, कैसे है। अगर ये एक्स बी वन है तो पीटी क्या है? पी नॉट बी। तो ये लाइन किसकी हुई? बी की। ये लाइन किसकी हुई? ए की। ये लाइन किसकी हुई? टोटल प्रेशर की। तो ये यहां से आते हैं। मैं तो इसकी केस स्टडी को आगे बढ़ा दूं दिमाग लगा के, बहुत बढ़िया बनेगी। और मैं बता रही हूं कि जिन्होंने ये कंसेप्ट अच्छे से समझ रखा होगा वही अप्लाई कर पाएंगे। कोई दिक्कत? ओके। अब अभी तक जो आपने पढ़ा वो दोनों के दोनों लिक्विड्स आपके वॉलेटाइल थे। क्या थे? वॉलेटाइल। ध्यान से समझना, आपके पास दो थे, एक था ए और एक था बी। ठीक है, एक था ए और एक था बी। ए का प्रेशर पी ए, बी का प्रेशर पी बी। ए का प्रेशर पी ए, बी का प्रेशर पी बी। पी ए कैसे निकाला था? पी नॉट ए एक्स ए। बी कैसे निकाला था? पी नॉट बी एक्स बी। ए कैसे निकाला था? पी नॉट ए एक्स ए। बी कैसे निकाला था? पी नॉट बी एक्स बी। ये क्लियर? पी टोटल क्या होता है बताइयो? पी ए प्लस पी बी। अब ये तेरे क्या कह रहा है? कॉम्पोजिशन इन वेपर फेस, इट्स लाइक अ मोल फ्रैक्शन।
तो जब मोल फ्रैक्शन निकालते हो तो आप लोग क्या करते हो, जैसे एक्स से लिखना हो क्या करते हो, एक्स से लिखना हो तो क्या करते हो बता दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ये कुछ ऐसा ही है बट इन अ वेपर फेस, बट इन अ वेपर फेस। तो कुछ नहीं, जैसे इफ यू वांट टू निकालना है ए का, इसका सिंबल एक्स नहीं होता, इसका सिंबल वाई होता है। दिस इज द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस। जैसे वो जो एक्स है वो मोल फ्रैक्शन सोल्यूशन में है, जो y है वो मोल फ्रैक्शन आपके वेपर फेस में है, जो x है वो मोल फ्रैक्शन आपके सोल्यूशन में है, लेकिन जो y है वो मोल फ्रैक्शन आपके वेपर फेस में है। जैसे यहाँ Na लिया Pa by Pa plus Pb, जो Yb है इट विल बी Pb by Pa plus Pb. It is like a mole fraction but in a vapor phase, but in a vapor phase. कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? ओके नेक्स्ट। अब जो मेरा टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, राउल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट जिसको कहते हैं, मैं बताती हूँ। देखो यहां पर आपका प्योर सॉल्वेंट है और जो तेरा सॉल्वेंट है ना उसका नेचर वोलेटाइल है। व्हाट इज वोलेटाइल? जो लिक्विड वेपर बनाएगा तो इसको हीट करेगा तो लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू वेपर एंड दैट वेपर विल एक्सर्ट pressure. This liquid will convert into vapor. This vapor will exert pressure and that pressure is called vapor pressure. That pressure is called vapor pressure. Clear? अब एक बात बता, ये सिर्फ किसका है बेटा जी? प्योर सॉल्वेंट का। तो मैंने प्योर को लिख दिया पी नोट। कोई दिक्कत? प्योर का मतलब प्योर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है नोट। क्या तरीका होता है? नोट। अब किसी ने इस सॉल्वेंट के अंदर सल्यूट डाल दिया, किसी ने इस सॉल्वेंट के अंदर क्या डाल दिया? सल्यूट। ये ब्लैक ब्लैक क्या दिख रहा है आपको? सल्यूट। क्या दिख रहे हैं? सल्यूट। ये ग्रे वाले क्या है? सॉल्वेंट। अब किसी ने सल्यूट डाल दिया। मेरी बात सुन, सल्यूट का नेचर नॉन वोलेटाइल। सल्यूट का नेचर कैसा? अब बेटा खुद तो बनाता नहीं, देख खुद तो ऊपर जाता नहीं, ये ग्रे वाले के लिए क्या एक्ट कर गया? खुद देख, ग्रे वाला अगर ऊपर जाना चाहे ये इसके लिए क्या एक्ट कर गया? बैरियर। भैया मैं खुद तो वेपर बनाता नहीं और दूसरे को बनाने भी नहीं देता क्योंकि मेरा नेचर नॉर्मल, आई एक्ट लाइक अ बैरियर। मैं खुद तो बाहर जाऊंगी नहीं, तुमको भी नहीं जाने दूंगी। समझे या नहीं समझे? अब मैंने तुमको रोका तो तुम बाहर जाके वेपर बना पा रहे नहीं हो, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ या इंक्रीज? इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज या डिक्रीज? भैया ये बैरियर की तरह एक्ट कर रहा है। पहले वेपर्स देख और अब वेपर देख, कम है या ज्यादा? कम है। तो इसे बोलते हैं हम सोल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा जी? सोल्यूशन। तो मेरी बात सुन, पहले मैं पी नोट थी आज मैं पीएस हूं, पहले मैं पी नोट थी आज मैं पीएस हूं, तो ये मेरी घटोत्तरी बता रही है ना। तो पी नोट माइनस पीएस को हम क्या कहते हैं? लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं? लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये क्या क्यों हुआ? क्योंकि आपने इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की एंट्री कराई है। क्योंकि आपने इसके अंदर किसकी एंट्री कराई है? जितना ज्यादा मैंने तुम्हारे को रोका है बाहर जाने से, वेपर बनाने से, जितने ज्यादा मेरे जैसे लोग आएंगे उतना तुम्हारे लिए रुकावट ज्यादा है या कम है? ज्यादा। जितने मेरे जैसे लोग आएंगे, मैं तुम्हारे लिए नॉन वोलेटाइल हूं, मैं खुद तो जाती नहीं और तुम्हें जाने भी नहीं देती, पढ़ो 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 पढ़ो, कहीं नहीं जाना, बाहर मस्ती नहीं करनी, तो मैं तुम्हारे लिए बैरियर की तरह एक्ट कर रही हूँ। तो जितने मेरे जैसे लोग यहाँ बढ़ेंगे तुम्हारा बाहर जाने का क्या हो जाएगा? रेट कम, तो तुम वेपर नहीं बढ़ा पाओगे, तुम्हारी लोवरिंग ज्यादा होगी। समझ गए मेरी बात? जितने मोल्स ऑफ सोल्यूट बढ़ाओगे उतनी लोवरिंग ज्यादा। क्लियर? अच्छा ये लोवरिंग क्लियर हो गया। पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट को हम लोग रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। पता क्यों? दिस इज योर लोवरिंग, यू आर रिलेटिंग विथ प्योर, सो यू आर आरएलवीपी। पी नॉट माइनस पी एस क्या है? लोवरिंग। यू आर रिलेटिंग विथ प्योर, तू रिलेट करके बता रहा है, तो तेरा नाम क्या हो गया? आरएलवीपी। तो पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट को आरएलवीपी कहते हैं। पी नॉट माइनस खाली पी एस को आप लोग लोवरिंग कहते हो। क्या कहते हो? लोवरिंग। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? क्लियर? पक्का? नेक्स्ट पे चलूं? क्लियर? ओके। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया कि पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन सल्यूट का होता है। मैं अब आपको ये बात समझाना चाहूंगी कैसे। देखिए मेरे पास कितने कंपोनेंट है? एक सल्यूट बोल दे और एक सॉल्वेंट, एक सल्यूट और एक सॉल्वेंट। मैंने सल्यूट को ए मान लिया, सॉल्वेंट को बी। कोई दिक्कत? सल्यूट को ए मान लिया, सॉल्वेंट को बी। देखो ये प्रूव करेंगे जो मैंने यहां लिखा है।
ठीक है, सल्यूट को ए मान लिया, सॉल्वेंट को बी। ध्यान से सुनो, पी टोटल क्या होता है बता दे, पी सल्यूट प्लस पी सॉल्वेंट, पी सॉल्वेंट, क्योंकि दो कंपोनेंट है तो सल्यूट जमा सॉल्वेंट। बट सॉरी टू से पी सल्यूट आपका 0 है। कोई मेरे को बता सकता है ये 0 क्यों है? क्योंकि उसका नेचर क्या था, नॉन वोलेटाइल। खुद तो वेपर बढ़ाता नहीं, जब वेपर नहीं होगा तो प्रेशर कहां से आ जाएगा? उसका नेचर क्या था, नॉन वोलेटाइल। वो वेपर बढ़ाता था नहीं, जिसके वेपर ही नहीं है उसके प्रेशर कहां से ला रहे हो? इसलिए पी सल्यूट 0 हो जाता है। पी सल्यूट क्या हो जाता है, 0। अब सुन, तो पीटी किसके इक्विवेलेंट हो गया, पी सॉल्वेंट। कोई दिक्कत? अब मेरी बात सुन, पीटी किसके इक्वल हो गया, पी नॉट बी या एल। इसको मतलब बुक्स में ना ये नोटेशन ए है, ये नोटेशन बी है, तो इसलिए बुक वाली लेके चलते हैं एक्स से। कोई दिक्कत? सॉल्वेंट को बुक वाले ए मानते हैं और सॉल्यूट को बी मानते हैं, तो मैंने बुक वाली नोटेशन कर दी, फिर तुम कहोगे उल्टा आ रहा है आंसर, क्योंकि वो लोग सॉल्वेंट को ए मान के चलते हैं, सॉल्यूट को बी मान के चलते हैं। डन। अब ये बात सुन, पीटी पी, इसको सोल्यूशन लिख दूं, टोटल बता, सोल्यूशन, सॉल्यूट जमा सॉल्वेंट क्या होता है, सोल्यूशन। पी नॉट ए इक्वल टू एक्स ए। कोई दिक्कत? सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड। वन माइनस एक्स से क्या होता है, एक्स बी। पी नॉट ए माइनस पी सोल्यूशन बाय पी नॉट ए। आ गया, आ गया। दिस इज लोवरिंग, दिस इज रिलेटिव लोवरिंग विच इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। ये डिफाइन भी तेरी रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब दिस इज, ठीक है, और कंटेनिंग इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। खत्म। ये होगी तेरी आर एल वी पी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? समझ में आ गया यहां तक? ओके। अब आपके सॉल्यूशंस दो प्रकार के होते हैं। जब आप किसी भी दो कंपोनेंट को मिक्स कर रहे हो तो आपके सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं। सॉल्यूशंस आर आइडियल एज वेल एज नॉन आइडियल। भैया आपने पढ़ा भी राउट लॉ, राउट लॉ था P इक्वल टू पी नॉट एक्स। जो भी इस इक्वेशन को ओबे करेगा हर कंडीशन पे तो तुम आइडियल हो। अगर तूने एक भी कंडीशन पे फेल कर दिया ना, तू नॉन आइडियल है। इफ यू ओबे दिस इक्वेशन एट ऑल कंसंट्रेशन रेंज देन यू आर आइडियल, अदरवाइज यू आर नॉन आइडियल। तो इसका मतलब यू हैव टू ओबे Raoult's law. You have to obey Raoult's law. If you are obeying Raoult's law, you are ideal. But if you are not obeying Raoult's law, you are non-ideal. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? Okay, next. अब देख, ये बराबर आ रहा है means obeying, बराबर आ रहा है means obeying, टोटल भी बराबर आ रहा है, you are obeying. समझ गए मेरी बात? तो पहली कंडीशन क्या होती है, you must obey Raoult's law. Focus. Delta mixing 0, delta V mixing 0. अभी तक जो सीबीएसई का ट्रेंड है वो सिर्फ ये पूछ रहा है कि जब हम आइडियल सोल्यूशन देखते हैं तो उनकी एंथैल्पी मिक्सिंग क्या है, तुम लोग लिख देते हो 0। वॉल्यूम मिक्सिंग क्या है, 0। लेकिन मैं तुम्हारे को एक अपग्रेडेड वर्जन करा के भेजती हूँ। बाय द चांस पेपर का लेवल टफ हो गया तो इस टॉपिक से उसने अपग्रेड करा तो वो क्या कर सकता है। देख अभी तक यही चल रहा है, नो डाउट। मैं इस बात में अभी कोई शक नहीं करती कि अभी तक का यही है कि राउल्ट्स लॉ ओबे करे, ठीक है। डेल्टा एच क्या हो, 0 मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो, 0। अभी तक का ट्रेंड यही चल रहा है। अगर थोड़ा सा बदला जो जेई और नीट में पूछ लेते हैं वो बता देती हूँ। जैसे तुमने डेल्टा एच पढ़ा, जैसे तुमने डेल्टा वी मिक्सिंग पढ़ा, आगे चलकर एक मिक्सिंग और आती है जिसको डेल्टा जी मिक्सिंग कहते हैं और डेल्टा एस मिक्सिंग कहते हैं। तो इसकी वैल्यूज पूछने लग गया है तो बच्चे के पता क्या कहते हैं, आइडियल में तो सब 0 जा रहा है, 0 0 कर दो ना, गलत हो जाएगा। डेल्टा मिक्सिंग क्या था, 0। मैं तुम्हारे को वो लेवल भी लेके चल रही हूँ कि पेपर अगर तेरे अप्रोच से बाहर हुआ ना तो भी क्वेश्चन यही मिलेंगे, मेरी गारंटी है ये। क्योंकि वो अपग्रेड कहां तक करेगा, नीट तक करेगा, अपग्रेड कहां तक करेगा, जेई तक कर लेगा। मैं वहां तक अप्रोच पूरी लगा रही हूँ कि भैया अपग्रेडेड वर्जन भी आया तो कैसे करना है। देखो सीबीएसई अभी तक यहीं तक सीमित है, डेल्टा मिक्सिंग 0, डेल्टा वी मिक्सिंग 0। ये क्या होगी 0, ये क्या होगी 0। बच्चा इनका 0 देख देख के इसको भी 0 लगा आता है। आपको बता दें जो आपका डेल्टा जी होता है इसकी मिक्सिंग नेगेटिव आती है और इसकी मिक्सिंग पॉजिटिव आती है। माइंड दिस। डेल्टा जी मिक्सिंग का साइन क्या होता है, नेगेटिव, बिकॉज अगर वो आइडियल है तो वो स्पॉन्टेनियस है और वो स्पॉन्टेनियस है तो उनके डेल्टा जी नेगेटिव होंगे और डेल्टा पॉजिटिव होंगे।
ये स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया है, कोई दिक्कत। और ये क्राइटेरिया दोनों के लिए सेम है। ये भी पूछ सकते कौन सा क्राइटेरिया दोनों के लिए सेम होता है। डेल्टा जी इन दोनों के लिए क्या होता है, नेगेटिव, दोनों के लिए क्या होता है, पॉजिटिव। आप सबने यही पढ़ा अभी तक, लेकिन ये ऐड कर लीजिए प्लीज, ये अपग्रेडेड वर्जन में पूछेगा। डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, दोनों के लिए होता है, सिर्फ एक के लिए नहीं है, बदलता भी नहीं है साइन। समझ गए मेरी बात, कोई दिक्कत यहां तक? हाँ जी, एग्जाम्पल घोटने हैं भैया, बेंजीन, टॉल्यूइन, ब्रोमोमिथेन, आयोडो, ब्रोमोइथेन, आयोडोइथेन, एनेक्सेन, एनेप्टेन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। यही क्यों बने मैं बताती हूं आपको। ये ऐसे लेने होते हैं कि ए इंट्रैक्शन और बीबी इंट्रैक्शन इक्वलेंट किसके हो बेटा, तो इसकी ए इंट्रैक्शन, इसकी बीबी इंट्रैक्शन, इन दोनों के होने के बाद इंट्रैक्शन आर सेम। इसकी इंट्रैक्शन आपस में इंट्रैक्शन सेम, इसकी इंट्रैक्शन आपस में इंट्रैक्शन सेम, इसकी इंट्रैक्शन बाद में होने के बाद आपस में इंट्रैक्शन सेम। तो ये बोला जाता है ए इंट्रैक्शन, बीबी इंट्रैक्शन, एबी इंट्रैक्शन सेम। कोई दिक्कत? नॉन आइडियल, खुद बता। अभी तूने बोला जो राउल लॉ ओबे करे वो क्या है, आइडियल, जो ना करे वो, जिसका डेल्टा जीरो वो आइडियल, जिसका डेल्टा जीरो ना हो नॉन आइडियल, जिसका डेल्टा भी जीरो वो आइडियल, जिसका डेल्टा भी जीरो ना हो नॉन आइडियल। बोलता था डेल्टा भी नॉट जीरो, डेल्टा नॉट जीरो, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, क्योंकि राउल्स लॉ ओबे नहीं करता। कोई दिक्कत? हाँ जी। और इस पर्टिकुलर केस में डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, वो वही रहेगा। समझ गए? एक चीज और, अगर तुम्हें कहीं ये कह दे कि डिफरेंस लिख दो, इंट्रैक्शन देख, ए इंट्रैक्शन बीबी इंट्रैक्शन सिमिलर टू ए बी इंट्रैक्शन, ए इंट्रैक्शन बीबी इंट्रैक्शन नॉट सिमिलर टू ए बी इंट्रैक्शन, ऐसे लिख देना, नंबर पूरे मिलेंगे। ए इंट्रैक्शन बीबी इंट्रैक्शन सिमिलर टू ए बी इंट्रैक्शन, ए इंट्रैक्शन बीबी इंट्रैक्शन नॉट सिमिलर टू बीबी ए बी इंट्रैक्शन। आगे देख, डेल्टा एच जीरो, डेल्टा एच नॉट इक्वल टू डेल्टा वी जीरो, डेल्टा वी नॉट इक्वल टू ओबेयर ऑफ राउल्स, नॉन ओबेयर ऑफ राउल्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आ जाओ। अब सुन लो अब आपके पास क्या आ रहा है, अब आप नॉन आइडियल हो, आपका डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो है। अब नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, और नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब नेगेटिव भी हो सकता है। तो जीरो नहीं है, तो जीरो से या तो ऊपर है या जीरो से नीचे है। अगर तो जीरो से ऊपर है मतलब तेरी वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका मतलब तो कैसे डिविएशन दिखाएगा, पॉजिटिव डिविएशन। समझ गए मेरी बात? अगर तेरा डेल्टा एच जीरो नहीं है तो जीरो से लेस हो सकता है, तो नेगेटिव है, तो कौन सी डिविएशन है, नेगेटिव। डेल्टा भी पॉजिटिव तो डेल्टा भी नेगेटिव तो नेगेटिव डिविएशन। आपने पहले दो पॉइंट पढ़े थे, डेल्टा जीरो, डेल्टा भी जीरो, डेल्टा पॉजिटिव, पॉजिटिव डिविएशन, डेल्टा नेगेटिव, नेगेटिव डिविएशन, डेल्टा भी पॉजिटिव, पॉजिटिव डिविएशन, डेल्टा भी नेगेटिव, नेगेटिव डिविएशन। कोई दिक्कत यहां तक? अब आगे सुन, आगे सुन, आगे सुन। राउल्स लॉ ओबे नहीं कर रहे थे आप। अब मेरी बात सुन, ये तेरा राउल्स लॉ का ग्राफ था, राउल्स लॉ ओबे करो तो स्ट्रेट आता है। अगर तू राउल्स लॉ ओबे नहीं है और तेरी ये वैल्यू स्ट्रेट की जगह ऐसे ऐसे आती है, बढ़कर आई या घटकर आई, बढ़कर, बढ़कर ये रही, तो कौन सी डिविएशन है बता दे, पॉजिटिव। और अगर यही ग्राफ ऐसा आता, क्या बनेगी, नेगेटिव डिविएशन। क्या बनेगी, नेगेटिव डिविएशन। समझ गए मेरी बात? ये लेस लेस आ रही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक? अब प्लीज, अब इंटरेक्शन की बात करनी है, यहां से बात करेंगे, ध्यान से सुनना, ठीक है? अब तुम लोग हो, ठीक है, अगर तुम लोग अभी रैंडमली ओरिएंटेड हो, लेकिन जब हम मेरे साथ तुम लोग मिक्स हुए तो हमारी ना आपस में बढ़ने लगी, हमारी आपस में बनने लगी। तुम, मैं ए, तुम बी। अब अगर मेरी तुम्हारे साथ बनने लगी तो हम क्या बन गए, ए बी। हम क्या बन गए, ए बी। मैं ए, मैं तुम्हारी टीचर, मैं तुम्हारी ए, तुम मेरे स्टूडेंट्स, तुम मेरे बी। अब तुम्हारी और मेरी बनने लगी तो हम ए बी। हम क्या बन गए, ए बी। अब तुम्हारी मेरे साथ बन रही है तो तुम मेरे आसपास रहोगे या मेरे से दूर भागोगे, आसपास। तो एक बात बताओ, पहले तुम दूर भाग रहे थे, तुम्हारा वॉल्यूम ज्यादा था, लेकिन जैसे तुम्हारी मेरे साथ बनने लगी तुम मेरे क्या आ गए, करीब। क्या आ गए, करीब। तो वॉल्यूम घटा या बढ़ा, तुम्हें कंसेप्ट ही नहीं समझ में आया, दोबारा सुन लो।
तुम आराम से घूम रहे थे इधर उधर, ठीक है। अब तुम ए हो, तुम बीबी हो, मैं ए हूं, मैं टीचर, तो मैं तुम्हारी ए, तुम मेरे बीबी स्टूडेंट्स। अब तुम्हारी ना मेरे साथ बनने लग गई। अगर तुम्हारी मेरे साथ बनती है, खूब बनती है, अगर खूब बनती है तो तुम मेरे आसपास रहोगे, दूर भागोगे? ऑब्वियसली बात है कि क्या रहोगे, आसपास। अगर आसपास रहोगे, पहले तुम रैंडमली घूम रहे थे इधर उधर, तुम्हारा वॉल्यूम ज्यादा था, अब तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे पास रहोगे, तो तुम्हारा वॉल्यूम घटा या बढ़ा? कोई दो लोग है भाई, उन दो लोगों की आपस में बनने लगी तो वॉल्यूम घटा या बढ़ा? ऐसे बनने लगी, घटा। अब समझ में आ गया? सुनो, तो ए है और बी है, अब ए बी बनी, इनकी इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, वो एक दूसरे के करीब आए, तो वॉल्यूम घटा या बढ़ा? वॉल्यूम घटा या बढ़ा? घट गया। तो डेल्टा वी नेगेटिव के केस में ए बी इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होती है ए और बी बी से, याद रखें। तो नेगेटिव में इंट्रैक्शंस क्या होती है, मोर। भाई आप तुम्हारे साथ मेरे से बनती नहीं, ठीक है, इन दोनों की आपस में बढ़ती नहीं, ये दोनों एक दूसरे को देख के राजी नहीं है, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक इधर और एक इधर, ये दोनों एक दूसरे को देख के राजी नहीं है, ऐसे रहते हैं। वॉल्यूम घटा या बढ़ा? बढ़ गया। तो इसका मतलब ए बी इंट्रैक्शन बी करो तो पॉजिटिव डेविएशन आता है, तभी वॉल्यूम बढ़ता है, ये वजह है। तो अब ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग है, क्लोरोफॉर्म एसीटोन का क्या होगा मैं बताती हूँ। जैसे क्लोरोफॉर्म को एसीटोन में डालते हैं ना, ये बॉन्डिंग हो जाती है, ये बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है या वीक है? ये बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है या वीक है? स्ट्रॉन्ग। और जब बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है तो डेविएशन कौन सी है? ऐसे देखते हैं। समझ गए या नहीं? समझ गए या नहीं? तो प्लीज ये इनके एग्जाम्पल है, घोट लो। वैसे ट्रेंडिंग ये है, तो अभी मैंने इसकी पिक्चर भी लगा दी ताकि तुम्हें दूर से ही पता लग जाए ऐसा कुछ है। अगर इंट्रैक्शंस होगी तो डेविएशन नेगेटिव है, अगर इंट्रैक्शन नहीं होगी तो डेविएशन पॉजिटिव है। तुम्हारी मेरे साथ बनती नहीं तो तुम ऑब्वियसली बात है तुम टेस्ट में नहीं आते, क्योंकि तुम्हारी मेरे साथ बनती नहीं, दूर भागते हो। लेकिन तुम्हारे को पेपर में पता लगेगा तो तुम दूर भाग रहे हो तो वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है इसका मतलब पॉजिटिव डेविएशन है। समझ गए? अब गर्वित की मेरे साथ बनती है, बेचारे की ट्यूशन होते हुए भी वो बेचारा एक्स्ट्रा टाइम लेके पहुंचा कि मेरे को तो टेस्ट देना ही देना है। अब आप इसका भी रिजल्ट देख लेना, वो बेशक 3 साढ़े 3 पहुंचा यहाँ पे कि मेरे को तो टेस्ट देके ही जाना है, तो वो यहाँ आया, टेस्ट को बियर करने की कोशिश करी, तो वो मेरे साथ बॉन्डेड था, हमारे वॉल्यूम कम थे, बॉन्डिंग अच्छी थी, तो नेगेटिव डेविएशन। डन? किसका? इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये। यहां पर ये पॉजिटिव है। क्यों है पॉजिटिव मैं बताती हूं। ये Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है,